Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Faloknagar, Gurugram. I am again here for delivering a lecture on design of concrete structure 2 on topic yield line theory, unit 7. This is my lecture number 6. So, as I discussed in my previous lectures about some pre-stress concept, after that I just take yield line theory. It is also a very important topic as the examination point of view, and mostly theory and numericals are asked in the exams. So you will just prepare all these type of theory portion. Okay. So today's topic is yield line theory. आप अपने इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं. ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आप जो भी स्लाइड्स में आपको शो कर रही हूँ आप उसको अपना कॉपी में लिख लीजिए और शॉर्ट नोट बना लीजिए. वैसे भी मैंने ये शॉर्ट नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को लेके ही बनाया है, तो आप इनको डायरेक्टली अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं. तो व्हाट इज यील्ड लाइन थ्योरी? Yield line theory is used for the analysis of slab. It is based upon the ultimate load method. ठीक है? It is based upon the ultimate load method. In this theory, the slab is analyzed at the verge of collapse. As the load increases, the reinforcing bar start yielding at the point of high moment and yield line formed. यील्ड लाइन थ्योरी हमें स्लैब्स के लिए एनालाइज करते हैं. दूसरा बात है कि ये जो होता है वो अल्टीमेट लोड मेथड पे बेस्ड है. इस मेथड में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि स्लैब पर कितना कोलैप्स या मैक्सिमम लोड लग रहा है जिससे स्लैब के किसी पार्ट पर एक यील्ड लाइन फॉर्म होगी. यील्ड लाइन को आप क्रैक लाइन भी बोल सकते हैं, या ऐसे समझिए कि स्लैब के किसी पोर्शन पे एक फ्रैक्चर लाइन डेवलप हो रही है. तो वो जो मैक्सिमम मोमेंट है वो क्या है जिसमें वो क्रैक लाइन फॉर्म हो गई है. यू हैव टू फाइंड आउट दिस. सो यील्ड लाइन की जो आप डेफिनेशन है वो आप यहाँ से नोट कर लीजिए. हाईलाइट कर रखा है मैंने. यील्ड लाइन इज द लाइन formed in the plane of slab along which all the reinforcing bars have been yielded. Okay. Yield line theory. A yield line is the line formed in the plane of slab along which all the reinforcing bars have yielded. स्लैब जो है वो किस मटेरियल की कास्ट है? आपकी आरसीसी की कास्ट है, जिसमें कंक्रीट भी है और स्लैब और रेनफोर्समेंट भी है. जो रेनफोर्सिंग बार है वो सारे यील्ड हैं. आपकी यील्ड होने का मतलब है वो ऑलरेडी डिफॉर्म्ड है. और ऐसे जो रेनफोर्सिंग बार है अगर उनमें डिफॉर्मेशन आया है इसका मतलब लोड का अमाउंट क्या है? बहुत ज्यादा है. उस पॉइंट पे मोमेंट क्या है? बहुत ज्यादा है, और वहां पे यील्ड लाइन फॉर्म हो जाती है. ओके. These yield lines or crack lines advantage of propagates with the increase in deflection till the slab breaks. आप ये देख सकते हैं these yield lines or crack lines advantage or propagates with the increase in deflection till the slab break. Yield line का जो amount है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता है. मतलब डिफ्लेक्शन, लोड लगा, डिफ्लेक्शन हुआ, अगेन लोड लगा, अगेन डिफ्लेक्शन हो, उस अमाउंट तक ये बढ़ता जाता है जब तक कि इसमें पूरी तरीके से क्रैक डेवलप्ड ना हो जाए स्लैब में. ओके. एक्सेसिव deflection take place due to rotation along the yield line, thus forming a collapse mechanism for the failure. एक्सेसिव जब डिफ्लेक्शन होता है, आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा है जिसमें आपने समझाया कि अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है और मोमेंट उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा है तो उस पॉइंट पे रोटेशन होने लगता है. रोटेशन होने के बाद यील्ड लाइन फॉर्म हो जाती है. यील्ड लाइन फॉर्म हो जाती है, उस पॉइंट पे स्लैब का पोर्शन ब्रेक हो जाता है. ओके. The yield line theory for slab was given by Johansson in 1962. This theory is applicable for under reinforced sections. आप ये समझिए कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए ही इस थ्योरी को हम वैलिड बोलते हैं. व्हाई? क्योंकि जो अंडर रेनफोर्स सेक्शंस होते हैं उनका मतलब है कि वहां पे आपने ओवर डिजाइन नहीं किया है. वहां पे जो आपने स्टील दिया है, जो रेनफोर्समेंट दिया है वो कम है एज कंपेयर टू द
रिक्वायरमेंट, अगर कहीं पे आपको 16 mm की बार की जरूरत थी, मे बी आपने वहां पे 12 mm की बार दी हो, नंबर ऑफ बार्स कम हो, तो इसकी वजह से वो एरिया ऑलरेडी वीक है। उस एरिया पर जब एक कोलैप्स लोड या मोमेंट लगता है तो वहां पे ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और वहां पे ई लाइन फॉर्म हो जाती है। ओके, it can be used satisfactorily to estimate the collapse load for RCC slab in bending only। आप इस चीज को भी समझ सकते हैं कि आरसीसी स्लैब में सिर्फ हम कोलैप्स लोड को एनालाइज करते हैं जिसमें बेंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी होती है। नो कंसिडरेशन ऑफ शेयर, आप इसमें शेयर फोर्स की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि लोड लगने से बेंडिंग हो रही है और बैंड होने की वजह से स्लैब में क्रैक लाइन डेवलप हो रही है। और आप टॉर्शन और अदर फोर्सेस की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बेंडिंग की बात कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द एजप्शन ऑफ इनलाइन थ्योरी फॉर द एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब की कर रहा हूँ। ये जो कुछ पॉइंट्स है वो एनालिसिस के लिए एज्यूम किया गया है, इनको भी आपको नोट करने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी इनलाइन थ्योरी के जो एजप्शंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। ओके, सो यू मे राइट डाउन दिस। Okay, so what are the first lead assumptions? The reinforcement in an under reinforced slab is fully yielded along the yield lines at failure। इसका मतलब ये है कि आपने जो आरसीसी की स्लैब बनाई है, ओके, उसमें जिस पॉइंट पे फेलियर है ब्रेक या यील्ड लाइन क्रैक लाइन फॉर्म हो रही है वहां पे रेनफोर्सिंग बार पूरी तरीके से यील्डेड हो जाएंगी। यील्डेड होने का मतलब है कि फेलियर होना खुद में बहुत बड़ी बात है, और फेलियर तभी होता है जबकि उसमें किसी टाइप का लोड कैरिंग कैपेसिटी ना हो, मतलब बार पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए हैं, अभी वो लाइन वहां फॉर्म तभी होगी जबकि रेनफोर्समेंट बार अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देगा। ओके, दूसरा एजप्शन ये कि ई लाइन को हम स्ट्रेट कंसीडर करते हैं। ई लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस। एंड थर्ड पॉइंट क्या है आपका, दिस देयर इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन स्लैब एट फेलियर and the slab is factored into rigid segment by the yield lines। There is a plastic deformation in slab at the failure। हम इस थ्योरी को एनालिसिस करने के लिए प्लास्टिक एनालिसिस थ्योरी को स्टडी करते हैं। मींस आप ये देखते हैं कि किसी पॉइंट पे मोमेंट ज्यादा है, वहां मोमेंट है वहां रोटेशन है, तो वहां पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो इसको हम लोग को रिलेट करते हैं प्लास्टिक थ्योरी से। ओके, the individual segment held together by the reinforcement behave elastically। Okay, now the fourth point, the elastic deformation are negligible as compared to the plastic deformation। इलास्टिक डिफॉर्मेशन को यहाँ पे निग्लेक्ट करके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरह हम स्लैब को ट्रीट करते हैं कि स्लैब में डिफ्लेक्शन भी होगा और रोटेशन भी होगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हम इन दो चीजों को लेते हैं जिसमें हम रोटेशन को भी लेते हैं और डिफ्लेक्शन को भी लेते हैं। Fifth point is the entire rotation and deformation take place only along the yield line। आपके किसी पॉइंट पे जो yield लाइन फॉर्म हुई है उन पे दो तरीके के मूवमेंट होंगे, लाइक एक तो रोटेशन होगा और दूसरा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ये मैंने आपको बोला, तभी हम इसको प्लास्टिक थ्योरी से एनालाइज करके स्टडी करते हैं। ओके, सो दिस इज whole points, these are all the important point that you have to note down on your notebook first। So this is all about the introduction of yield line। Now the very important topic is properties of yield line। Okay, so the yield line pattern and collapse of given type of reinforcement concrete slab depending upon the boundary condition of slab have following characteristics। पहली क्या है, yield lines are straight line and they end at the slab boundary or intersection with the other yield lines। yield line हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट होती है, वो अदर लाइन से इंटरसेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि yield line किसी भी पैटर्न में फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब ये है कि स्लैब में मे बी yield line
यहां से इस तरीके से फॉर्म हो रही है, डायगोनल शेप में फॉर्म हो रही है, मे बी सेंटर में ई लाइन फॉर्म हो रही है, मे बी उसका शेप ये है, तो शेप में बी डिफरेंट। सेकंड पॉइंट क्या था, ई लाइन आर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द लाइन ऑफ सपोर्ट और कॉलम सपोर्ट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द yield line due to positive moment is called positive yield line and due to negative moment is called negative yield line। आप देखते हैं कि स्लैब में ऊपर से लोड लगता है, ऊपर से लोड लगता है तो डिफ्लेक्शन होगा, ये किस तरीके की सेगिंग हुआ, तो किस तरीके का मूवमेंट है, पॉजिटिव। अगर कोई कॉलम है तो नीचे से आपका हॉगिंग, ठीक है, तो इसका अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं तो हॉगिंग बनता है, हॉगिंग बनता है तो वहां पे नेगेटिव, मतलब क्रैक या ईल्ड किसी भी कंडीशन में फॉर्म हो सकता है, बट नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि वेदर दैट इज पॉजिटिव yield line और नेगेटिव yield line। यू मे जस्ट नोट डाउन दिस सम पैटर्न्स। यहां मैं पॉजिटिव yield line को इस तरीके से शो करूंगी, इस सिंबल से डैश डैश करके मैं नेगेटिव yield line को शो करूंगी। सिंपली सपोर्टेड एज ऑफ स्लैब, सिंपली सपोर्टेड के केस में मैं इस शेप में शो करूंगी, और फिक्स्ड या कंटिन्यूअस शेप में मैं स्लैब में yield लाइन को इस तरीके से शो करूंगी, ठीक है। आप ये कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये पैटर्न भी एज इट इज आते हैं, yield लाइन पैटर्न ऑफ कॉमन टाइप ऑफ स्लैब्स, ओके। तो आप ये देखें कि ये जो स्लैब है, ये दोनों साइड से क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, इसमें एक सेंटर में yield लाइन फॉर्म हो गई, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव yield लाइन, ठीक है, क्योंकि इसके सेंटर पे डाउनवर्ड साइड में पॉजिटिव मोमेंट लग रहा होगा, ओके। दूसरा आप देखें, ये डैश 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 करके ये भी दोनों यहाँ से भी सिंपली सपोर्टेड है, ये भी सिंपली सपोर्टेड, टू वे स्लैब है। ये डायगोनल ई लाइन फॉर्म हुआ, वीक पॉइंट होने की वजह से एक लाइन यहाँ तक ये डेवलप हो गई, पूरा फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे भी लाइन, तो इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव ई लाइंस, क्योंकि अगर ये अपकमिंग मोमेंट या ऊपर से लोड लगने की वजह से डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होके सेगिंग कंडीशन में ई लाइन फॉर्म होती है, या पॉजिटिव मोमेंट की वजह से जो ई लाइन फॉर्म होती है उसको हम पॉजिटिव yield लाइन बोलते हैं। इसके बाद आप इसको भी देखें, इसमें मैंने ये मतलब आपके फोर एजेस पे ये फिक्स्ड है, इसमें जो yield लाइन पैटर्न है वो इस तरीके से आपका है, इसमें आप देखें तो ये पॉजिटिव yield लाइन है, ठीक है। तो पैटर्न कैसे भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, मैंने इसको डैश 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 करके शो किया है, दोनों साइड से फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड है तो यहाँ पे ई लाइन नेगेटिव ई लाइन फॉर्म होगी, क्योंकि फिक्स्ड है तो वहां पे फिक्स एंड मोमेंट्स होगा, फिक्स्ड पे नेगेटिव मोमेंट होता है हमेशा, तो नेगेटिव ई लाइन हमारी एजेस पे फॉर्म हो रही है, कैसी, नेगेटिव ई लाइन, नेगेटिव ई लाइन हमेशा नेगेटिव मोमेंट की वजह से फॉर्म होती है। सो व्हाट इज द नेगेटिव ई लाइन, नेगेटिव ई लाइंस आर फॉर्म ड्यू टू द negative moment, the hogging moment, the fixed moment, with fixed moment is having negative, this is uh, 3h। अगर ई लाइन इस तरीके से फॉर्म हो रही है, दिस इज पॉजिटिव ई लाइन। अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है, इसमें नेगेटिव ई लाइन हमारी फॉर्म हो रही है और सेंटर पे पॉजिटिव ई लाइन फॉर्म हो रही है, कहने का मतलब है स्लैब किसी भी पैटर्न की उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ई लाइन फॉर्म हो सकती है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट। वो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे पॉजिटिव मूवमेंट है, और वो एनालाइज करना पड़ेगा किस पॉइंट पे नेगेटिव मूवमेंट है। Okay, so these are some patterns you may draw on your notebook. Then the method of analysis comes. So here we include two methods. बहुत ही important topic है. Analysis is reinforced concrete slab by inline theory is done by using following two methods. Virtual work method and equilibrium method. आप इन दोनों को नोट कर लीजिए कि फर्स्ट मेथड जो होता है वो आपका वर्चुअल वर्क मेथड है, सेकंड इज योर इक्विलिब्रियम मेथड, ओके। So in both the method, the inline pattern of slab or given boundary condition of slab, boundary condition का मतलब है कि whether that the slab is simply supported, fixed or continuous or cantilever, okay, is assumed. The forming collapsing mechanics
After that, sorry, the exact location of yield line and collapse load is determined. आपको ये देखना है कि बाउंड्री कंडीशन कैसी है, तभी आप एग्जैक्ट लोकेशन yield लाइन की पता लगाएंगे. ओके, कि बाउंड्री से इतनी डिस्टेंस पर इतनी लोड या मोमेंट की वजह से yield लाइन फॉर्म हो रही है. और कोलैप्स लोड को आप फाइंड आउट करेंगे. जिस कोलैप्स लोड का मतलब होता है जिस लोड की वजह से वहां पे फेलियर हो रहा है. इन द वर्चुअल वर्क मेथड द एक्सटर्नल, ये हमारा प्रिंसिपल है वर्चुअल वर्क मेथड का. द टोटल एक्सटर्नल वर्क डन बाय द कोलैप्स लोड. किसी भी स्लैब में फेलियर क्यों हो रहा है? कोलैप्स लोड, मैक्सिमम लोड की वजह से. इन अंडरगोइंग डिफ्लेक्शन, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, इज कैप्चर्ड टू द टोटल इंटरनल वर्क डन by the yield line moment on the yield lines. This equality will gives the location of yield line and then collapse load can be calculated. यहाँ पे जो ये वर्चुअल वर्क मेथड है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि टोटल एक्सटर्नल वर्क डन कोलैप्स लोड का हम इक्वल कर देंगे टोटल इंटरनल वर्क डन बाय द यील्ड मोमेंट. यील्ड मोमेंट है जो कोलैप्स के लिए जो मोमेंट है उसके अपोज में है. ठीक है, जो रिएक्शन की वजह से जो मोमेंट है वो आपका यील्ड मोमेंट में आता है. सपोज जैसे फिक्स है दोनों साइड पे, तो वहां पे जो नेगेटिव मोमेंट है दैट इज यील्ड मोमेंट. और कोलैप्स लोड की वजह से जो मोमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैक और यील्ड लाइन. सो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं इन वर्चुअल वर्क मेथड. ओके, नाउ आप इक्विलिब्रियम मेथड के लिए आप देखें इक्वेशन ऑफ फोर्स आर रिटन व्हाइल द मेंटेनिंग द डिफ्लेक्शन कंपैटिबिलिटी. सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका इक्विलिब्रियम मेथड. सो यू मे राइट डाउन दिस थ्योरी portion first. Now, calculation of yield moment capacity. The yield moment capacity across yield line can be determined as explained below when yield line is perpendicular to the reinforcement. आप ऐसे देखें कि ये दोनों साइड से फिक्स्ड है और रेनफोर्समेंट आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बार से प्रोवाइडेड है. अब यील्ड लाइन यहाँ पे बार्स में ये फॉर्म हो गए, मतलब ये बार यहाँ से क्रैक हो गया. ओके, यहाँ पे आपका फिक्स है तो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट होगा और यहाँ पे कोई लोड लगने की वजह से पॉजिटिव मोमेंट होगा. ये इसका पूरा लोडिंग है. तो यहाँ पे जो मोमेंट है, ठीक है, इन दिस केस एज पर IS 456/2000 द यील्ड मोमेंट कैपेसिटी ऑफ एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इस सेक्शन को हम अंडर रेनफोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें फेलियर हुआ है, is equals to the ultimate moment capacity of the slab provided by the reinforce at that section. तो यहाँ पे जो आप जो मोमेंट है, जो ये मैक्सिमम कोलैप्स मोमेंट, इसका फॉर्मूला ये है. इसको आपको याद रखना पड़ेगा. 0.87 F/STD 1 - F/ST FCK BD. ओके, दूसरा इसी में हमें ध्यान रखना है कि व्हेन यील्ड लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द रेनफोर्समेंट. अगर क्रैक ऐसे डायरेक्टली वर्टिकल ना होके इस तरीके से यील्ड लाइन फॉर्म हुई है क्योंकि थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना दिया है, दोनों साइड से यहाँ फिक्स्ड है, ये आपकी रेनफोर्समेंट है. समझ में आया? बार्स में क्रैक लाइन कैसे भी या यील्ड लाइन कैसे भी फॉर्म हो सकती है. तो ये MU क्या आपका कोलैप्स मोमेंट है. आप इस चीज को समझिए. तो यहाँ पे जो MU का फॉर्मूला होगा वो हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, MUX साइन स्क्वायर थीटा प्लस MUY कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको हम x और y के रिस्पेक्ट में मोमेंट को कंपोनेंट इसके इसमें हम इंक्लूड करते हैं. व्हाट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा. ओके, नाउ अगर आइसोट्रोपिक रेनफोर्समेंट स्लैब है तो उसमें दोनों मोमेंट, दोनों डायरेक्शन का मोमेंट सारा इक्वल कर हो जाता है और आपका कोलैप्स मोमेंट यील्ड मोमेंट की जस्ट इक्वल टू बराबर हो जाता है. The ultimate yield moment capacity of any yield line at theta gives by this. यहाँ पे कैपिटल MU स्मॉल MU के बराबर हो जाता है. कैपिटल MU का मतलब समझ रहे हैं आप? जो कोलैप्स लोड, जिस लोड से फेलियर हो रहा है उसकी वजह से जो मोमेंट है. और स्मॉल MU का मतलब है जो यील्ड लाइन मोमेंट है, जो आपने फिक्स किया हुआ है, वहां पे जो फिक्स एंड मोमेंट है या जो आपका सिंपली सपोर्टेड है, वहां पे जो रिएक्शन की वजह से मोमेंट है. ओके, so these are some cases we can directly use this kind of formula. Okay, so this is a very little introduction part of yield line theory. I will take more lecture about this. I think this will, the whole unit will take
3 to 4 lecture. So today I think this is enough for you all, and I will make the next lecture on this particular topic. So thank you very much, guys. If you have any doubt, then you can comment me or send me the message. Thank you.